नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और दोस्तों, इस सीरीज में हम पूरे एमपी जीके को प्रश्नों के माध्यम से कवर करेंगे, जो आपकी आने वाली एमपीपीएससी के एग्जाम के लिए रामबाण सीरीज होने वाली है। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते। सबसे पहला टॉपिक आपके सामने, मध्य प्रदेश की आकृति कैसी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश की आकृति कैसी है। तो याद रखना है दोस्तों, जो मध्य प्रदेश है ना, इसकी आकृति कैसी है तो आयताकार है। जब आप मध्य प्रदेश का मैप देखोगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि मध्य प्रदेश की आकृति कैसी है तो आयताकार है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भाई जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश का जो ढाल है ये किस दिशा में है। तो ये भी आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश का जो ढाल है ना दोस्तों, ये उत्तर दिशा में है। तो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की आकृति कैसी है तो ये आयताकार है, और मध्य प्रदेश का ढाल किस ओर है तो ये उत्तर दिशा में है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर हम चर्चा करते हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछे कि भाई जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो मध्य प्रदेश की सीमा टोटल 5 राज्यों से लगती है। सबसे पहले यहां पर आपको दिखाई देगा दोस्तों राजस्थान। राजस्थान के बाद यहां पर आपको दिखाई देगा यूपी के बाद यहां पर आपको छत्तीसगढ़ दिखाई देगा। यहां पर आपको महाराष्ट्र दिखाई देगा, और यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको गुजरात दिखाई देगा। तो मध्य प्रदेश की सीमा टोटल कितने राज्यों से लगती है तो 5 राज्यों से लगती है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई जो आपका उत्तर प्रदेश है, इस उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश के टोटल कितने जिले लगते हैं। तो याद रखना है दोस्तों, टोटल 14 जिले मध्य प्रदेश का यूपी के साथ लगते हैं। छत्तीसगढ़ के साथ कितने जिले लगते हैं तो छत्तीसगढ़ के साथ आपके टोटल कितने जिले लगते हैं दोस्तों, तो टोटल 7 जिले आपके छत्तीसगढ़ से लगते हैं। महाराष्ट्र से कितने जिले लगते हैं तो महाराष्ट्र से 10 जिले लगते हैं। गुजरात से कितने जिले लगते हैं तो गुजरात से 2 जिले लगते हैं। और राजस्थान के साथ भी कितने जिले लगते हैं तो राजस्थान से भी 10 जिले आपके लगते हैं। ये इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। और दोस्तों याद रखना है, ये जो जिले की संख्या बता रहा हूं ना, ये अपडेटेड आपका 2024 तक है, क्योंकि पहले उत्तर प्रदेश से 13 जिले लगते थे, लेकिन मऊगंज जब जिला बना तो अब यूपी के साथ आपके 13 जिले लगने लगे। वहीं पहले महाराष्ट्र से 9 जिले लगते थे, लेकिन जैसे पादुणा को जिला बनाया गया तो अब महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के 10 जिले टोटल लगते हैं। ये इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले भाई कि ठीक है, मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है, अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है तो याद रखना है दोस्तों, मध्य प्रदेश का यहां पर मैं आपको क्लियर करवा देता हूं। अगर आपसे पूछे कि भाई मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है तो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है दोस्तों, मुरैना है। अगर आपसे पूछे मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है तो सबसे दक्षिणी जिला आपका बुरहानपुर है। कौन सा है दोस्तों, बुरहानपुर है। अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है तो सबसे पूर्वी जिला आपका अनूपपुर है दोस्तों। कौन सा है, अनूपपुर है। और अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है तो ये आपका अलीराजपुर है। कौन सा है, अलीराजपुर है। फिर अगर आपसे पूछ ले भाई कि मध्य प्रदेश की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई कितनी है तो याद रखना है दोस्तों, उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई कितनी है, 605 किलोमीटर है। कितनी है, 605 किलोमीटर है। और अगर आपसे पूछे कि भाई पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है तो 870 किलोमीटर है। 870 किलोमीटर है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे उत्तरी जिला मुरैना हो गया, सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर हो गया, सबसे पूर्वी जिला अनूपपुर हो गया, और सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर हो गया। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 605 किलोमीटर है, 605 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 870 किलोमीटर है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से अति इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर आपसे पूछे कि भाई 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है तो याद रखना है ये 6वां स्थान है। अब यहां पर भी मैं आपकी चीजें सारी क्लियर करवा देता हूं। अगर आपसे पूछे कि भाई 2011 की जनगणना के अनुसार, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान था तो जनसंख्या में आपको याद रखना है दोस्तों कौन सा स्थान था, 6वां स्थान था। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, मध्य प्रदेश में आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना तेलंगाना, और तेलंगाना 2014 में बना। और जैसे ही तेलंगाना राज्य बना तो मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा हो गया तो 5वां हो गया। तो अगर आपसे पूछे कि 2011 के अनुसार कौन सा स्थान था तो 6वां स्थान था, लेकिन वर्तमान में कौन सा है तो वर्तमान में आपका 5वां स्थान है। ये चीज आपको याद रखना है। फिर बात आती है दोस्तों क्षेत्रफल की
किसकी बात आती है, तो क्षेत्रफल की हम बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो वर्तमान में मध्य प्रदेश का सेकंड स्थान या दूसरे नंबर पर है पूरे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सन 2000 के पहले जब मध्य प्रदेश में आपका मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ भी शामिल था दोस्तों, तो उस समय जो मध्य प्रदेश था ये फर्स्ट स्थान पर था, पहले स्थान पर था पूरे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन वर्तमान में सेकंड नंबर पर है। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। जितने तरीके से क्वेश्चन बनेंगे सारी चीजें क्लियर करवाऊंगा, भले क्वेश्चन कम करेंगे लेकिन डिटेल आपको इतनी करवा दूंगा कि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मध्य प्रदेश के राज्य की चिन्ह में किस वृक्ष का उल्लेख है। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपने मध्य प्रदेश का राज्य की चिन्ह देखा होगा, उसमें क्या क्या चीजें होती है ये मैं आपको क्लियर करवा देता हूं। इस प्रकार से आपका मध्य प्रदेश का राज्य की चिन्ह होता है दोस्तों, और उसमें बाहर की ओर कुछ इस प्रकार से निकुली आपको संरचना देखने को मिलती है और इसको बोला जाता है स्तूप। और अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश के राज्य की चिन्ह में स्तूप की संख्या कितनी है, तो टोटल 24 स्तूप आपको दिखाई देगा। कौन सा पेड़ इसमें दर्शाया गया दोस्तों, तो इसमें आपका बरगद का पेड़ दर्शाया गया। किसका, बरगद का पेड़ आपको देखने को मिलेगा। अगर आपसे पूछे कि कौन सी फसल इसमें देखने को मिलेगी दोस्तों, तो गेहूं और धान की, कौन सी, गेहूं और धान की फसल इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो मध्य प्रदेश के राज्य की चिन्ह में क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है, इसमें स्तूप की संख्या कितनी है, 24 है, कौन सा पेड़ है, बरगद का पेड़ है, और कौन सी फसल है, तो गेहूं और धान की फसल है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ये आपको याद रखना है। अगला, मध्य प्रदेश की राज्य की भाषा कौन सी है। अब मध्य प्रदेश की राज्य की भाषा अगर आपसे पूछे तो स्वाभाविक सी बात है, आप सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश के लोग हिंदी बोलते हैं, तो मध्य प्रदेश की जो राज्य की भाषा है वो कौन सी होगी, तो हिंदी होगी। अगला, मध्य प्रदेश के राज्य की गान मेरा मध्य प्रदेश के लेखक कौन है। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का जो राज्य की गान मेरा मध्य प्रदेश है, इसके लेखक कौन है, ये चीज आपको इंपॉर्टेंट बतानी है। अब यहाँ पर सारी चीजें मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी होगा, महेश श्रीवास्तव जी को क्या है, तो मध्य प्रदेश के राज्य की गान के लेखक है। ठीक है, बात आती है मध्य प्रदेश के राज्य की गान की, तो सबसे पहली चीज तो हमें ये याद रखना है भाई, मध्य प्रदेश का राज्य की गान कौन सा होगा, तो आपने सुना होगा सुख का दाता। कौन सा, सुख का दाता सबका साथी वाला जो है आपका, ये मध्य प्रदेश का राज्य की गान है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई इसके लेखक कौन है, इसके राइटर कौन है, इसे किसके द्वारा लिखा गया, तो मैंने आपको बताया कि जो महेश श्रीवास्तव जी है, ये महेश श्रीवास्तव जी ने इसको लिखा। महेश श्रीवास्तव जी क्या है, तो इसके लेखक है। फिर अगर आपसे पूछे भाई कि लेखक तो हो गए, इसको गाया किसने, ठीक है, अगर लिख दिया तो भाई गाया भी होगा, तो इसको गाया कौन, तो याद रखना है दोस्तों, शान शांतनु मुखर्जी जो है, शान शांतनु मुखर्जी के द्वारा इसको गाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है सारे, शान शांतनु मुखर्जी के द्वारा इसको गाया गया। ठीक है साहब, इसको गा दिया, इसको लिख दिया, लेकिन इसके जो संगीत है, इस संगीत को किसने दिया या इसमें साउंड किसने दिया, तो इसके जो संगीतकार है ना दोस्तों, ये दो नाम आपको याद रखना है। एक तो इसमें सुनील झा का नाम आता है, सुनील झा का नाम आता है, और इसमें एक और नाम आता है आदेश श्रीवास्तव। क्या, आदेश श्रीवास्तव, तो ये चीज आपको याद रखना है। आदेश श्रीवास्तव जो है, ये आदेश श्रीवास्तव इसके क्या है, तो याद रखना है इसके संगीतकार है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। मध्य प्रदेश का राज्य की गान, सुख का दाता सबका साथी, लेखक महेश श्रीवास्तव, गायक शान शांतनु मुखर्जी, और संगीतकार सुनील झा और आदेश श्रीवास्तव। एक और चीज यहाँ पर याद रखना है दोस्तों कि ये जो महेश श्रीवास्तव इसके लेखक है ना, इनकी एक फेमस बुक है जो कई बार एग्जाम में पूछी गई, तो जो प्रमाण बुक है ना, ये प्रमाण बुक के लेखक कौन है, तो महेश श्रीवास्तव है। ये चीज भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के राज्य की पक्षी का क्या नाम है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपको याद रखना है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का जो राज्य की नाम है ना, सॉरी राज्य की पक्षी है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम दूधराज है। इसी को शाही बुलबुल भी कहा जाता है, और इसी को पैराडाइज फ्लाई कैचर भी बोला जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई मध्य प्रदेश का जो राज्य की पक्षी है, उसका वास्तविक नाम तो क्या है, वास्तविक नाम तो दूधराज है, लेकिन इसको शाही बुलबुल, इसको पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहा जाता है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि भाई राज्य की पक्षी जो है, ये राज्य की पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है। यहां से आपसे पूछ सकता है ना कि भाई राज्य की पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो याद रखना है दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो राज्य की पक्षी है, इस राज्य की पक्षी का वैज्ञानिक नाम आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्या है, तो टर्फिस फोन, टर्फिस फोन पैराडाइज, टर्फिस फोन पैराडाइज,
पैराडाइज, पैराडाइज ये क्या है? तो ये इसका वैज्ञानिक नाम है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मध्य प्रदेश के राज्य की पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो टर्फिस फॉन पैराडाइज। पूरा एमपी जीके आपकी उंगलियों पर नाचेगा। बस जितनी भी क्लास एमपी जीके की आएगी सारी आप एक बार देख लेना, ठीक है। अगला, मध्य प्रदेश के राज्य की पुष्प सफेद लिली का वैज्ञानिक नाम क्या है? अब यहां से एक चीज तो आपको ये क्लियर हो गई कि मध्य प्रदेश का राज्य की पुष्प कौन सा है, तो आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है सफेद लिली। कौन सा है? सफेद लिली। अब सफेद लिली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों लीलियम कैंडिमम। क्या है? तो मध्य प्रदेश का राज्य की पुष्प कौन सा है? सफेद लिली है। और सफेद लिली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो लीलियम कैंडिमम है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगला, मध्य प्रदेश की राज्य की मछली महाशीर मुख्यतः कौन सी नदी में पाई जाती है? अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज तो ये याद रखो कि मध्य प्रदेश की राज्य की मछली का नाम क्या है? तो महाशीर है साहब। कौन सी है? महाशीर मध्य प्रदेश की राज्य की मछली है। ये कौन सी नदी में पाई जाती है? तो ये नर्मदा नदी में पाई जाती है। नर्मदा नदी में पाई जाती है। ये जो महाशीर है ना दोस्तों, इसी का एक और नाम है, इसी को टोरटोर भी बोला जाता है। इसी को टोरटोर भी बोला जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है दोस्तों कि ये जो महाशीर मछली है ना, इसके लिए एक प्रजनन केंद्र बनाया गया। और ये जो प्रजनन केंद्र बनाया गया, ये कहां पर बनाया गया दोस्तों? तो ये बड़वा में बनाया गया। कहां पर? बड़वा में महाशीर प्रजनन केंद्र बनाया गया। फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मध्य प्रदेश की राज्य की मछली महाशीर को कब घोषित किया गया, तो सन 2011 में इसको घोषित किया गया। 2011 में इसको घोषित किया गया। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि भाई ये बताओ कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है टोर प्यूटिटोरा। टोर प्यूटिटोरा। प्यूटिटोरा इसका क्या है? तो टोर प्यूटिटोरा इसका वैज्ञानिक नाम है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। टोर प्यूटिटोरा इसका वैज्ञानिक नाम है। इंग्लिश में इसको टोरटोर कहा जाता है। महाशीर प्रजनन केंद्र बड़वा में बनाया गया, नर्मदा नदी में पाई जाती है। 2011 में इसको घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मध्य प्रदेश का राज्य की नृत्य क्या है? अब मध्य प्रदेश का राज्य की नृत्य कौन सा है दोस्तों? तो ये राई है। राई है। कौन सा है? राई। अब दो तीन चीजें मैं आपको यहाँ पर क्लियर करवाऊंगा। अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश का राज्य की नृत्य कौन सा है, तो आपको बताना है कि साहब मध्य प्रदेश का जो राज्य की नृत्य है ना, ये क्या है? राई है। राई है। फिर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश का जो राज्य की नृत्य कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो ये बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है। कहाँ प्रसिद्ध है? तो ये बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है। फिर आपसे पूछे कि भाई इसमें कौन इसको करती है, तो जो महिलाएं होती है ना दोस्तों, ये महिलाएं इसको करती है। और जो महिलाएं राज्य की डांस नृत्य को करती है या राई डांस करती है, उन महिलाओं को क्या कहा जाता है? तो बेडनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उन महिलाओं को? तो उनको बेडनी कहा जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। तो मध्य प्रदेश का राज्य की नृत्य राई हो गया, बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है, और जो महिला इसको करती है उसको बेडनी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि भाई मध्य प्रदेश का राज्य की नाट्य या नाटक कौन सा है, तो राज्य की नाटक आपको बताना है दोस्तों कौन सा रहेगा? माच रहेगा। कौन सा रहेगा? माच रहेगा। और ये कहां पर किया जाता है? तो ये मालवा वाले क्षेत्र में किया जाता है। मालवा वाले क्षेत्र में किया जाता है। और इसमें सब फिक्स नहीं है, इसमें पुरुष भी करते हैं इसको, और इसको महिलाएं भी करती है। महिलाएं भी करती है। तो ये दोनों के द्वारा किया जाता है। तो राज्य की नृत्य कौन सा हो गया? नाटक कौन सा हो गया? माच। मालवा में किया जाता है। पुरुष और महिलाएं दोनों इसको कर सकती है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अगला, मध्य प्रदेश के राज्य की खेल मलखम के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अब याद रखना है दोस्तों, यहां से भी दो तीन चीजें आपकी क्लियर करवाऊंगा। अगर आपसे पूछे कि भाई मध्य प्रदेश का राज्य की खेल कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का राज्य की खेल आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? मलखंब हो जाएगा। मलखंब हो जाएगा। फिर आपसे पूछे कि भाई मध्य प्रदेश का जो राज्य की खेल मलखंब है, इसे कब घोषित किया गया? तो सन 2013 में इसको घोषित किया गया। 2013 में इसको राज्य की खेल बनाया गया। फिर आपसे पूछे कि जो मलखंब अकादमी है, ये मलखंब अकादमी कहाँ पर है दोस्तों? तो ये मलखंब जो अकादमी है ये आपकी उज्जैन में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर? उज्जैन में स्थित है। फिर आपसे पूछे कि मलखंब के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो प्रभात जोशी पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा? प्रभात जोशी जो पुरस्कार है, ये प्रभात जोशी पुरस्कार का संबंध किससे है? तो प्रभात जोशी पुरस्कार का संबंध आपका मलखंब खेल से संबंधित है। ये चीज आपको याद रखना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है दोस्तों कि ये जो मलखंब है ना, इसको सन 2020 में
किया गया, तो सन 2020 में इसको राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में शामिल किया गया, राष्ट्रीय पुरस्कार में शामिल किया गया। मतलब अब जो मलखम्ब का विजेता होगा उसको भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो मलखम्ब को राष्ट्रीय पुरस्कार में कब शामिल किया गया, तो सन 2020 में शामिल किया गया। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला, मध्य प्रदेश की राज्य की नदी नर्मदा को किस आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही बन गया कि मध्य प्रदेश की राज्य की नदी कौन सी है, तो नर्मदा है, नर्मदा है। और इसको एक तो आपका पवित्रता और धार्मिकता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, पवित्रता और धार्मिकता के आधार पर नर्मदा को मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। और नर्मदा ही मध्य प्रदेश की राज्य की नदी भी है। और इसी राज्य की नदी में राज्य की मछली भी पाई जाती है, राज्य की मछली भी पाई जाती है जिसका नाम है महाशीर। तो ये चीज भी मैंने आपको क्लियर करवा दिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने एक तरफ आपके राज्य की चिन्ह है और दूसरी तरफ उनके वैज्ञानिक नाम है। मैंने आपको सारी चीजें अभी क्लियर करवाती। अब देखो, सबसे पहले बरगद की हम बात करें दोस्तों, तो जो बरगद है ना, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है, क्या है, फाइकस बेंगलिसिस। कौन सा हो जाएगा, फाइकस बेंगलिसिस। तो बरगद का वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगलिसिस हो जाएगा, फाइकस बेंगलिसिस। सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम अगर आपसे पूछे तो सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या है, ग्लाइसिन मैक्स है, ग्लाइसिन मैक्स है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, तो आम का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, मैग्नीफेरा इंडिका। क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। और दूधराज का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो टर्फिस फोन पैराडाइज है, टर्फिस फोन पैराडाइज है। तो 2 3 1 4 जिसमें आ रहा है 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब देखो, यहां से 2-3 चीजें मैं आपकी क्लियर करवा देता हूं ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो, अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश का राज्य की पेड़ कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का राज्य की पेड़ कौन सा है, बरगद हो जाएगा। अगर आपसे पूछे मध्य प्रदेश की राज्य की फसल कौन सी है, तो मध्य प्रदेश की राज्य की फसल सोयाबीन हो गई। मध्य प्रदेश का राज्य की फल कौन सा है, तो फल आम हो गया। मध्य प्रदेश का राज्य की पक्षी कौन सा है, तो राज्य की पक्षी दूधराज हो गया। और इन सब के वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है जो इनके सामने लिखे हुए हैं। देखो, बरगद का वैज्ञानिक नाम एक बार और बता देता हूँ, फाइकस बेंगलिसिस। सोयाबीन का ग्लाइसिन मैक्स हो गया, आम का मैग्नीफेरा इंडिका हो गया, और दूधराज का टर्फिस फोन पैराडाइज हो गया। कई बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे गए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि मध्य प्रदेश के राज्य की पशु, पक्षी और वृक्ष मध्य प्रदेश की कौन सी स्थापना वर्ष पर घोषित किए गए। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, यहां से सारी चीजें आपको क्लियर करवा देता हूं। अगर आपसे पूछे कि भाई मध्य प्रदेश का गठन कब किया गया, तो मध्य प्रदेश का गठन आप सभी जानते हो कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन होता है, 1 नवंबर 1956 को। और 1 नवंबर 1956 से जब हम 25 साल आगे चलेंगे, 25 साल आगे चलेंगे, तो 1 नवंबर सन 1981 आएगा, 1 नवंबर सन 1981 आएगा। और 1 नवंबर 1981 को ही क्या होगा, तो मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ होगी। कौन सी वर्षगांठ होगी, तो 25वीं वर्षगांठ, या कह सकते हैं मध्य प्रदेश का 25वां जन्मदिन होगा। और इसी 25वें जन्मदिन पर क्या किया गया दोस्तों, तो पेड़ या पशु पक्षी और आपका क्या घोषित किया गया, तो वृक्ष, पशु पक्षी और वृक्ष को घोषित किया गया। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो पशु पक्षी और वृक्ष को कब राज्य की बनाया गया, तो मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ। और 25वीं वर्षगांठ कब आती है, तो 1 नवंबर 1981 को आती है। और 1 नवंबर 1981 को ही मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ थी। तो इसी दिन पशु पक्षी और वृक्ष को घोषित किया गया। तीनों के तीनों आपको जंगल में मिलते हैं, और जो चीजें जंगल में थी उनको 1 नवंबर 1956 को 25वीं वर्षगांठ पर घोषित किया गया। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ कब थी, तो 1 नवंबर 1981 को थी, 1 नवंबर 1981 को थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें लोकसभा में आरक्षित है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, और कई बार अपन यहाँ पर कंफ्यूज भी होते हैं। तो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर एक बार क्लियर करवा देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं, लोकसभा की बात हो रही है। लोकसभा का अपन से पूछा है कि लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षण के लिए दी गई है। अब लोकसभा की बात करें दोस्तों, तो जब मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ भी शामिल था, या फिर आप बोल सकते हो अविभाजित मध्य प्रदेश,
अविभाजित मध्य प्रदेश जब था तो इसमें टोटल लोकसभा की सीटें कितनी थी, तो टोटल 40 थी। लेकिन अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में कितनी है, तो याद रखना है दोस्तों, वर्तमान में जो मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें ये कितनी है, 29 है। और ये जो 29 है ना दोस्तों, इसमें भी आरक्षण दिया गया। आरक्षण कैसे, तो एससी जो है, एससी मतलब अनुसूचित जाति की जो सीटें हैं वो कितनी है, तो अनुसूचित जाति की टोटल 4 सीटें। एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति की सीटें कितनी है, तो 6 है। और टोटल कितनी हो गई, तो टोटल आपकी कितनी हो गई, 10 हो गई। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो सारी चीजें क्लियर करवाऊंगा। अविभाजित मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी थी, 40 थी। वर्तमान में लोकसभा की सीटें कितनी है, 29 है। लोकसभा की सीटों में टोटल आरक्षण कितना है, तो टोटल 10 सीटों पर आरक्षण है। अनुसूचित जाति के लिए कितना आरक्षण है, 4 है। अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है, तो 6 है। तो अब यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर क्या अनुसूचित जाति पहले पूछा, तो अनुसूचित जाति मतलब एससी के लिए कितनी, 4 हो गई। और एसटी के लिए कितनी हो गई, 6 हो गई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटों पर आरक्षण है। अब अनुसूचित जनजाति का पूछा है, सिर्फ यहाँ अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी, लेकिन अपने को तो पूरी चीजें कवर करनी है। तो देखो, विधानसभा की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, विधानसभा की बात हो रही है। अब विधानसभा में भी हम वैसे ही देखेंगे, जब मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ भी शामिल था या अविभाजित मध्य प्रदेश की बात करें तो कितनी सीटें थी, टोटल 320 थी। कितनी सीटें थी, टोटल 320 थी। लेकिन वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में आपको याद रखना है दोस्तों, वर्तमान में मध्य प्रदेश में जो विधानसभा की सीटें कितनी है, तो वो 230 है। 230 है। अब इस 230 में आरक्षण दिया हुआ है, इसमें एससी के लिए या अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटों पर आरक्षण है, तो 35 सीटों पर आरक्षण है, 35 सीटों पर। और एसटी या अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटों पर आरक्षण है, 47 सीटों पर आरक्षण है। तो हमसे एसटी का पूछा है, तो एसटी की कितनी है, तो एसटी की 47 है। तो इसका राइट आंसर भी कितना होगा, एसटी अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटों पर आरक्षण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। अगला, मध्य प्रदेश में विकास खंड की संख्या कितनी है। अब आप सभी को पता होगा कि भाई मध्य प्रदेश में जो विकास खंड है ना, ये कितने हैं, तो 313 है। कितने हैं दोस्तों, 313 मध्य प्रदेश में विकास खंड है। यहाँ पर भी 2-3 चीजें मैं आपकी क्लियर करवाऊंगा। अगर आपसे पूछे ना दोस्तों कि मध्य प्रदेश जो है, इस मध्य प्रदेश में विकास खंड कितने हैं, तो 313 है। फिर अगर आपसे पूछ ले कि भाई जनपद पंचायत कितनी है, तो जनपद पंचायत भी कितनी है दोस्तों, तो जनपद पंचायत भी आपका 313 है। कितने हैं, 313 है, 313 है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले भाई कि जो आदिवासी विकास खंड है, आदिवासी विकास खंड की संख्या कितनी है, तो आदिवासी विकास खंड की संख्या आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है दोस्तों, कितना है, 89 है। तो टोटल विकास खंड तो कितने हैं, 313 है। आदिवासी विकास खंड कितने हैं, 89 है। जनपद पंचायत कितनी है, तो 313 है। ये चीज को इंपॉर्टेंट याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और आप सभी को पता है कि मई मध्य प्रदेश में संभाग कितने हैं, तो टोटल संभाग आपके 10 है। जिले कितने हैं, तो 2024 आज तक 55 जिले आपके मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में है। तो 55 जिले आपको याद रखना है। अगला, मध्य प्रदेश में कितनी जिला पंचायत है। अब देखो, एक सीधा सिंपल सा बात है कि अगर मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 55 है, अगर जिलों की संख्या 55 है तो जिला पंचायत भी 55 होगी, क्योंकि जितने जिले उतनी ही जिला पंचायत। तो जिला पंचायत कितनी, 55 हो जाएगी। और वर्तमान में जिले भी कितने आपके, तो 55 के 55 ही जिले हैं। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। अगला, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की तीसरी खंडपीठ किस शहर में प्रस्तावित है। देखो, अब यहाँ पर भी 2-3 चीजें मैं आपकी क्लियर करवाऊंगा ताकि आपका कोई भी डाउट ना बचे। हम बात कर रहे हैं उच्च न्यायालय की, किसकी बात कर रहे हैं, उच्च न्यायालय की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, उच्च न्यायालय की हम बात कर रहे हैं। और इसी उच्च न्यायालय को क्या बोला जाता है, हाई कोर्ट भी बोला जाता है, हाई कोर्ट भी बोला जाता है। अब दोस्तों, जब अगर आपसे पूछे ना कि प्रारंभ में या 1956 से पहले, 1956 से पहले जो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट था, ये कहाँ था, तो ये नागपुर में था। कहाँ था दोस्तों, नागपुर में था, नागपुर में था। लेकिन 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हो गया तो हाई कोर्ट कहाँ बना दिया गया आपका, जबलपुर में बना दिया। कहाँ बनाया, जबलपुर में बनाया गया, जबलपुर में बनाया गया। अब दोस्तों, होता क्या है कि जब जबलपुर में हाईकोर्ट था तो जबलपुर से दूर वाले जितने भी जिले, जैसे अलीराजपुर हो गया, उधर भिंड हो गया, तो इन जिलों को काफी समस्या हो रही थी यहाँ पर आने जाने में। तो यहाँ पर फिर सरकार ने क्या सोचा कि एक काम करते, जबलपुर तो हाईकोर्ट है ये, इसकी 2 ब्रांच और बनाते। तो 1968 में इसकी 2 ब्रांच और बनाई गई और एक ब्रांच तो आपकी इंदौर में बनाई गई
इंदौर में बनाई गई, और एक ब्रांच आपकी कहाँ बनाई गई, ग्वालियर में बनाई गई। कहाँ बनाई गई, ग्वालियर में बनाई गई। और दोस्तों तीसरी जो ब्रांच यहाँ पर बनने वाली है ना, ये कहाँ बनेगी, तो ये भोपाल में प्रस्तावित है। भोपाल में तीसरी ब्रांच बनने वाली है। तो वर्तमान समय में दो ब्रांच आपकी इंदौर और ग्वालियर काम कर रही है, और तीसरी भोपाल में बनने वाली है। इंदौर और भोपाल में कब बनी, तो 1968 में बनी। और मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ पर है दोस्तों, तो जबलपुर में है, जबलपुर में। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि भाई जबलपुर में जो हाई कोर्ट है, इसकी डिजाइन किसने तैयार की, तो याद रखना है दोस्तों, इसकी जो डिजाइन बनाई ना, ये किसके द्वारा बनाई गई, तो हेनरी इरविन ने। किसने, हेनरी इरविन नाम के व्यक्ति ने, हेनरी इरविन नाम के व्यक्ति ने क्या बनाई, तो इसकी डिजाइन तैयार की। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जबलपुर हाई कोर्ट की डिजाइन किसने बनाई, तो हेनरी इरविन ने बनाई। ये चीज भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो ये उच्च न्यायालय की बात हो गई, उच्च न्यायालय, ये भारत के हाई कोर्ट की बात हो गई। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अगले, अब यहाँ पर दो तीन चीजें और मैं आपको क्लियर करवा देता हूं, ताकि आपका कोई भी डाउट ना बचे। अब देखो, एक चीज आपको यहाँ पर ये याद रखना है दोस्तों, कि अगर आपसे पूछे ना कि ये जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु कहाँ पर है, यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं हम। मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु अगर आपसे पूछे कि भाई मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु कहाँ पर है, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, कहाँ पर है, सागर में है, सागर में। अगर आपसे पूछे कि भाई अखंड भारत का केंद्र बिंदु कहाँ पर था, अखंड भारत का जो केंद्र बिंदु था, ये कहाँ पर था दोस्तों, तो ये बरसाली नाम का स्थान है। और बरसाली कहाँ आता है, तो ये बैतूल जिले में आता है, बैतूल जिले में आता है। ये चीज आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे भाई कि पूरी पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ पर है, तो पूरी पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है ना दोस्तों, ये भी कहाँ पर है, तो ये उज्जैन में है, उज्जैन में है। और उज्जैन में जो मंगलनाथ का मंदिर है ना, ये मंगलनाथ का मंदिर पूरी पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता है। और दोस्तों ये सारे के सारे केंद्र बिंदु आपके मध्य प्रदेश में आ रहे हैं ना, इसलिए आपको इंपोर्टेंट इनको याद रखना ही रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। फिर अगर आपसे पूछ ले कि भाई मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर आपके मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो ये 3,08,252 वर्ग किलोमीटर आपके मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। अगर आपसे पूछ ले कि भाई मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है, मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है, तो मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात आपको याद रखना है दोस्तों, कितना है, 931 है। मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है, 931 है, 931 है। फिर अगर आपसे पूछ ले भाई कि मध्य प्रदेश जो है, इस मध्य प्रदेश में साक्षरता दर कितनी है, साक्षरता दर कितनी है, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। मध्य प्रदेश की जो साक्षरता दर है ना दोस्तों, ये 69.35% है, 69.35%। देखो ये चीजें आगे हर चैप्टर में, अलग अलग चैप्टर इनके आने वाले, पर एक यहाँ पर सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं ना, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। फिर अगर आपसे पूछे भाई कि जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश की जो जलवायु है, ये जलवायु कौन सी है, 1000 बार क्वेश्चन पूछा गया, मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो याद रखना है दोस्तों, उष्णकटिबंधी मानसूनी जलवायु है। उष्णकटिबंधी मानसूनी जो जलवायु है, ये मानसूनी जलवायु आपके मध्य प्रदेश की जलवायु है। 1000 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, जो कि आपको याद रखना ही रखना है। कई बार परीक्षा में यहाँ से आपका क्वेश्चन बना। फिर एक चीज और मैं आपको आगे तो क्लियर करवाऊंगा ही करवाऊंगा दोस्तों, ये एक रेखा जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा आपके मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। और मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो 14 जिलों से होकर कर्क रेखा आपकी गुजरती है। ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। एक पॉइंट और आपको क्लियर करवा देता हूं दोस्तों, यहां पर अगर आपसे पूछे ना दोस्तों कि भारत की मानक समय रेखा जो है, ये भारत की मानक समय रेखा जो है, ये समय रेखा आपका मध्य प्रदेश के कौन से जिले से होकर गुजरती है, तो ये सिंगरौली जिले से होकर गुजरती है दोस्तों, सिंगरौली जिले से होकर गुजरती है। और भारत की मानक समय रेखा कौन सी है, तो 82.5 डिग्री जो 82.5 डिग्री देशांतर जो रेखा है, ये 82.5 डिग्री देशांतर रेखा आपकी कौन सी है, तो भारत की मानक समय रेखा है, जो कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से होकर गुजरती है। ये पॉइंट भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके यहाँ से बनते हैं। आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगेगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो डेली इस क्लास में जुड़ जाना। आपकी एमपी जीके पूरा कवर करवा दूंगा। 3 यूनिट एमपी जीके से है, लगभग 30 से 35 नंबर आपके एमपीपीएससी के एग्जाम में कवर हो जाएंगे, इसकी मैं पूरी गारंटी देता हूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।